দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। এই রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে, একদম কনফার্ম করে দিন। हाँ 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 गया। ठीक है, देखो हम लोग इलास्ट्रेशन 9 जो है ये लास्ट दिन कैलकुलेशन करवाया था, ठीक है, लेकिन इसका अकाउंट नहीं बनाया था। इसमें देखो अकाउंट का इसमें स्पेशलिटी ये होगा कि इसमें क्या था, प्रोविजन तो है लेकिन इसमें मशीन अकाउंट और मशीन डिस्पोजल बोला था, प्रोविजन अकाउंट नहीं बोला था, ठीक है। तो कैसे ओपन, मतलब इसको कैसे प्रिपेयर करना है वो हम लोग देखते हैं। देखो तो हमें दो ही अकाउंट बोला। नॉर्मली प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होता है, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग सीधा सीधा 3 अकाउंट बना लेंगे। एक हो जाएगा मशीन, एक हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और एक एसिड डिस्पोजल। ये सबसे आसान होता है। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था जहां पर हम लोग को एसिड डिस्पोजल यूज करने मना किया था। अभी एक क्वेश्चन है जहां पर हमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नहीं बोल रहे, ओनली ये दो अकाउंट पे डिपेंड करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो दो अकाउंट बनाना पड़ेगा और डिटेल्स देखो हम लोग लास्ट दिन कर लिए थे। देखो इसमें कहाँ गया, ये देखो इसका कैलकुलेशन कर लिया था, ठीक है। तो इसको देख देख के ही जस्ट पोस्ट कर देंगे, कैसे करना है वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा तो देखो सबसे पहले अकाउंट बनाओ, मशीन अकाउंट बनाओ, मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अच्छा ये लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब लगभग मेरा ये एक पेज से भी ज्यादा लगेगा। यहाँ मेरा जितना एक पेज में जगह है ना उससे भी ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन भी लिखना पड़ेगा ना, इसी वजह से। गुड इवनिंग सतन जी। गुड इवनिंग मैम। तो देखो ऐसे करके लेजर करो, ठीक है। इससे भी ज्यादा जगह लगेगा तो पीछे भी हम थोड़ा जगह रख देंगे, तो तुम लोग देखो कितना जगह लगेगा। एक पेज जगह लग जाएगा, तुम लोग की कॉपी में एक ही पेज में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद मशीन डिस्पोजल, इसको हम थोड़ा सा और भी जगह रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखो मशीन डिस्पोजल अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा अब देखो यहाँ पर लास्ट दिन क्योंकि हम लोगों ने डिटेल्स लिख लिया था, तो यहाँ से देख देख के लिख सकते हैं हम लोग आराम से। देखो यहाँ पर बोला था हम लोग का परचेज हुआ है, ठीक है। तो परचेज का एंट्री क्या होता है अगर मशीन परचेज होता है तो, ये देखो 1118 को परचेज हुआ था, तो परचेज का एंट्री क्या होता है, मशीन परचेज का, हाँ मशीन टू बैंक। तो कौन से अकाउंट में लिखना पड़ेगा, मशीन अकाउंट में, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू बैंक। डेट कौन सा था, 1118, ठीक है। तो मशीन में मशीन नहीं लिखा जाता है, तो क्या लिखना पड़ेगा, टू बैंक, ठीक है। टू बैंक। यहाँ पर परचेज का अलग लिखना है और उसका देखो सेकेंड हैंड मशीन था तो इसका रिपेयर्स वगैरह कुछ अलग बता रखा था, तो ये ड्रॉ में दिख रहा होगा। ये देखो परचेज में कितना लिखना पड़ेगा, 3 लाख, ठीक है। और दो एक्सपेंस मिला के हम लोग का था 1 लाख। ये देखो परचेज में 3 लाख लिखो, फिर यहाँ पर लिखो, यहाँ पर टू बैंक। अच्छा एक्सपेंस का ना मैंने नाम नहीं लिखा था, यहाँ से देख लेते। ये देखो एक बोला है 60,000, 40,000 रिपेयर और इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो रिपेयर और इंस्टॉलेशन, फिर से टू बैंक बोल के लिख लो, इंस्टॉलेशन। रिपेयर का है हम लोग का 60,000 और इंस्टॉलेशन का है 40,000, ठीक है। तो टोटल एसेट कितने का बन गया, 3 लाख और ये दोनों मिला के 4 लाख, ठीक है। अच्छा अब इसमें हम लोग का जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, देखो डिप्रिशिएशन कितना था, देखो फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डिप्रिशिएशन कब लगेगा, 31 दिसंबर 18 को ईयर एंड हुआ, ठीक है। तो 31 दिसंबर 18 को डिप्रिशिएशन का एंट्री क्या होगा। अब देखो हम लोग प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो लेकिन हम लोग को ना प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन मेंटेन नहीं करने बोला है, तो फिर हम लोग एंट्री कैसे लगाएंगे।
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन में ही लिखना पड़ेगा। डेट लगाओ 31 दिसंबर 18 बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है। बाई डेप्रिसिएशन ये कितना लग रहा है यहाँ पर चेक करो 40,000। देखो यहाँ पर किया हुआ था 40,000, ठीक है, कैलकुलेट किया हुआ था 40,000। अच्छा, बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस करके कितना आएगा, तो वो भी देखो हम लोग वर्किंग नोट में किए थे, वहां से देख के भी लिख सकते हो। बाकी 4 लाख से 40,000 वैसे भी तुम लोग अभी भी माइनस करके बता ही सकते हो कितना होगा, 3,60,000। और वैसे भी देखो 3,60,000 हम लोग का यहाँ भी आया था, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर इसे करना पड़ेगा ब्रॉट डाउन, कि अभी हम लोग का एसेट का वैल्यू कितना हो चुका है 3,60,000, ठीक है। तो डेट कौन सा होगा 11/19 टू बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन होने से टू बैलेंस बीडी, ठीक है, 3,60,000। और अगर एक बार ड्रॉ में जाते हैं तो देखो दिख जाएगा, इसलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर एक परचेज भी हुआ था, कितना 2,60,000 का, ठीक है। तो डेट लगाओ 1/7/19 में परचेज हुआ है 2,60,000 का, मतलब यहाँ पर टू बैंक परचेज 2,60,000, ठीक है। अच्छा, अब अगर डिप्रिशिएशन लगेगा नेक्स्ट ईयर जो 31 दिसंबर 19 को कंप्लीट हो रहा है, तो कितने सारी मशीन है हम लोग के पास, 2, ठीक है। ये जैसे कौन सा था, ये मशीन 1 था, ये 4 लाख वाला क्या था मशीन 1, अब उसमें क्या एड ऑन हो गया 2,60,000 का भी एड ऑन हो गया, मतलब 31 दिसंबर 19 को 2 डिप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है। एक हम लोग का हो जाएगा मशीन 1 का, दूसरा मशीन 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखवा भी दिया था कि सेकेंड, ये देखो मैंने यहाँ पर ना नोट डाउन करवा लिया था कितना होगा, दोनों ऐड करके कितना लिखवाया था 53,000। ये देखो तुम लोग अलग अलग भी लिख सकते हो, ये देखो एक दिख रहा है 40,000 और दूसरा ये रहा 13, ये देखो 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19 को, ठीक है। तो 40 और 13,000 तुम लोग टोटल करके भी लिख सकते हो, कितना होगा 53,000, ठीक है। टोटल भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। अगर अलग अलग लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, मशीन 1 लिख देना कितना 40,000 और मशीन 2 लिख देना कितना 13,000, अगर अलग अलग लिखना चाहते हो, ठीक है। मैंने एक साथ वाला तो करवाया, एक अलग लिख के करवा देते, ठीक है। फिर उसके बाद बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस बचेगा, तो मशीन 1 का बैलेंस कितना बचेगा, अगर हम लोग वर्किंग नहीं भी देखते तो भी बोल सकते 3,60,000 में से 40,000 लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, हाँ 3,20,000, ठीक है। और जो मशीन 2 था उसका बैलेंस कितना होगा, मशीन 2 का बैलेंस हो जाएगा 2,60,000 में से 13,000 लेस हो जाएगा, इसमें से ये इतना कम हो गया, तो कितना होगा, देखो किया हुआ है यहाँ कैलकुलेशन में 2,60,000 से 2,47,000, ठीक है, ये किया हुआ है 2,47,000। अब दोनों साइड अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बैलेंस वैलेंस सब लिख दिया है, ठीक है। तो टोटल करके देखो कितना आ रहा है 6,20,000, ठीक है। और इधर कितना आएगा देखते, आना तो चाहिए, सेम ही आ जाएगा, नहीं नहीं ऐड तो करने से टोटल आना चाहिए, जो आ रहा है इधर ही उतना ही आना चाहिए 13, और ये हो गया 3,20,000 और 2,47,000, 620 ही आ गया 6,20,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग इसको ब्रॉट डाउन करेंगे फिर से, ठीक है। तो डेट कौन सा होगा 1/1/20, ठीक है। टू बैलेंस बीडी मैंने अलग अलग किया तो अलग अलग ही ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। मशीन 1 का कितना 3,20,000 और मशीन 2 का 2,60,000, सॉरी 2,47,000, 2,47,000, ठीक है। अब डिप्रिशिएशन लगने के पहले इस ईयर को एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर क्या क्या हुआ था। देखो हम लोगों ने यहाँ तक एंट्री पास कर लिया, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या हुआ था 1/7/20 को एक एसेट सोल्ड आउट हो गया था, कौन सा वाला, ये ब्लू कलर से अगर जाते हैं पीछे तो ये 4 लाख वाला, ठीक है। तो 4 लाख वाला सोल्ड आउट हुआ, तो सोल्ड आउट होने के पहले मशीन हमारे पास 6 मंथ्स था, तो 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन हमें दिखाना पड़ेगा। तो 1/7/20 में 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन ये देखो यहाँ पर कितना है 20,000, ठीक है। तो वर्किंग नोट से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखो 1/7/20 में लिखो बाई डिप्रिशिएशन जो मशीन सोल्ड आउट हो रहा है, ठीक है, कौन सा वाला M1, ठीक है, उसमें कितना है 20,000, और जो सोल्ड आउट हो रहा है उसका देखो यहाँ पर कैसे लिखना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग बाई बैंक यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन हम लोगों के पास जो है यहाँ पर
बैंक लिखने का एंट्री यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो मशीन डिस्पोजल हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर एसेट ये जो है ये ओरिजिनल कॉस्ट में ही मेरा शो करेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर जब लेस करेंगे, कौन सा एसेट बिका बोलो, 3 लाख, सॉरी 4 लाख वाला, ठीक है। तो 4 लाख वाला एसेट बिका, लास्ट हम लोग का 20,000 का डिप्रिसिएशन लगा। अच्छा, अब इसका डिस्पोजल वैल्यू हम लोग को दिखाना पड़ेगा, ये है 4 लाख। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ये देखो जब हम लोगों ने इसको डिस्पोज ऑफ किया तो इसका वैल्यू कितना था, 3 लाख। ये देखो 20,000 डिप्रिसिएशन के बाद इसका डिस्पोज ऑफ वैल्यू कितना था, 3 लाख, और इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000, ठीक है। अब ऐसे अकाउंट में इन दोनों को मुझे कहाँ लिखना है, तो हम लोगों का यहाँ पर एसेट लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखो 4 लाख से 40,000 माइनस करके हम लोगों ने ओरिजिनल कॉस्ट थोड़ी ना दिखाया, कितना दिखाया है, बचा हुआ वैल्यू, ठीक है। जब ये एसेट बिकने जा रहा है तो इसका बचा हुआ वैल्यू कितना है, 3 लाख 20, और इस पे कितना डिप्रिसिएशन लग गया, 20। तो हम लोग के पास से जो एसेट अभी चला जा रहा है उसका करेंट बुक वैल्यू कितना है, 3 लाख, ठीक है। करंट बुक वैल्यू कितना है, 3 लाख, क्योंकि 3 लाख 20 से अगर 20,000 हमारा लेस हो जा रहा है, क्योंकि 6 मंथ्स यूज होने के बाद सेल हो रहा है, तो 3 लाख। तो एसेट डिस्पोजल का वैल्यू मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 3 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट में तो मेंटेन नहीं हो रहा है। अगर डिप्रिसिएशन यहाँ चार्ज कर रहे हैं तो ओरिजिनल कॉस्ट तो मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई मशीन, लिखो बाई मशीन डिस्पोजल, ठीक है। बाई मशीन डिस्पोजल कितना हो जाएगा फिर, 3 लाख, ठीक है, मशीन 1। अच्छा, अब सेल करके हम लोग का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सेल करके हम लोग का प्रॉफिट हुआ था ना, हाँ 20,000। सेल करके हम लोग का 20,000 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब देखो मशीन डिस्पोजल में क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, ये जो अकाउंट बना हुआ है पहले बार इसी में पोस्टिंग होगा, ठीक है। अभी तक इसमें कोई पोस्टिंग नहीं हुआ था, मशीन डिस्पोजल का पोस्टिंग करो, क्रॉस पोस्टिंग क्या होगा, 1720 में क्या लिखोगे, टू मशीन, टू मशीनरी, मशीन 1 लिख दो, समझने के लिए कितना लिखोगे, 3 लाख, ठीक है। अच्छा, अब सेल का एंट्री यहाँ पर लिखेंगे 1720, मतलब बाई बैंक, ठीक है। बाई बैंक, बैंक का एंट्री तो कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। तो सेल करके कितना पैसा मिला था, 20,000 का प्रॉफिट है, इसका मतलब 3 लाख 20 मिला होगा, तभी तो 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है, चेक करके देख सकते हो, ठीक है। 3 लाख 20 का सेल करके मिला था, तो हम लोग को प्रॉफिट कितना अर्न हुआ, 20,000। ये देखो इधर मैच हो गया, 3,20,000 और इधर हो गया 3,20,000। मतलब अभी इसमें एसेट डिस्पोजल हमें क्या क्या दिखाएगा, ओनली एसेट का बचा हुआ वैल्यू, कितने में सेल हुआ और कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, यही दिखाएगा। डिप्रिसिएशन वगैरह नहीं दिखाएगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन हम लोग वहां पर चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला पहला वाला क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर क्लोज हो गया। लेकिन उधर अभी तक हमारा क्लोज नहीं हुआ है। उधर हम लोगों ने क्या लिखा, 1720 तक का जस्ट एंट्री लिखा है, ठीक है। 1720 में हम लोगों ने उधर क्या लिखा है, ऐसे डिस्पोजल हो गया। अच्छा, उसके बाद उस दिन कुछ परचेस हुआ था क्या, देखते हैं। हाँ ये देखो कितना, 2,50,000, मतलब मशीन अकाउंट में हम लोग को यहाँ पर एक परचेस का एंट्री डालना पड़ेगा, डालो। 1720 में क्या लिखेंगे, टू बैंक। अब मशीन का नाम क्या देंगे, M3 दे देते हैं, ठीक है। परचेज हुआ है कितने का, 2,50,000 का, ठीक है। तो ये एसेट का तो हम लोगों ने कंक्लूजन कर दिया कि भाई 20,000 और भी डेप्रिसिएशन लगा तो 3 लाख का हम लोगों के पास से चला गया। अभी इस पे और इस पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो M2 है और जो हम लोगों का M3 जो नया हम लोगों ने परचेस किया, तो M2 पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 31 दिसंबर 20 में, ये देखो ऑलरेडी किया हुआ है, कितना 26,000, ठीक है। कैलकुलेशन किया हुआ था लास्ट दिन का 26,000, तो लिखो बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ पर डेट कौन सा होगा, 31 दिसंबर 20, ठीक है। बाई डेप्रिसिएशन M2 का कैलकुलेशन किया हुआ था, वहां से देख के ही मैंने लिख दिया 26,000। और एक M3 का भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। M3 का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, यहाँ से देख लेते हैं, वो भी किया हुआ होगा। ये देखो कितना है, 12,500, ठीक है। 12,500 डेप्रिसिएशन था, तो ये भी लिख लेते हैं 12,500, और बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस कितने सारे मशीन का आएगा, तो M2 और M3, अच्छा M2 और M3,
अच्छा कितना कितना बैलेंस होगा वो भी देखो हम लोग का किया हुआ है, हम लोग देख के लिख सकते हैं। ये देखो M2 का बैलेंस मुझे यहाँ का पता करना है 31 दिसंबर, मतलब ये वाला 2,21,000, और ये M3 का है 2,37,500, 2,21,000 और 2,37,500। गुड इवनिंग रुपम सर। गुड इवनिंग मैम। लिखो 2,21,000, 2,21,000 और 2,37,500। अब दोनों साइड का टोटल लगाओ, मैच हो जाएगा। 3,20,000 प्लस 2,47,000 प्लस 2,50,000, 8,17,000। ठीक है। अच्छा और ये सही है कि नहीं हम लोग माइनस करके भी देख सकते हैं। 3,46,000 माइनस कर करके देख लेते हैं। 12,500, 12,500 और माइनस 221 और माइनस 2,37,000। हाँ ठीक है, 8,17,000 ये दोनों साइड का टोटल आ रहा है। ठीक है, और एक ईयर बाकी है। अब उधर ब्रॉट डाउन करेंगे कौन कौन सा बैलेंस जाएगा। ये 221 और 237,500 टू बैलेंस BD बोल के जाएगा। ठीक है, तो डेट कौन सा होगा 1/1/21 टू बैलेंस BD। ठीक है, मशीन 2 कितना वैल्यू था 2,21,000 और मशीन 3 कितना वैल्यू था 2,37,500। ठीक है। अच्छा अब इस ईयर में भी एक सेल हुआ था। ठीक है, इस ईयर में भी एक सेल हुआ था, देखो गुड इवनिंग नैन्सी। ये देखो इस ईयर में भी सेल हुआ था 1/7/21। ठीक है, सेल के पहले 6 मंथ्स में कौन सा वाला सेल हुआ, ये देखो बैक में जाओ 2,60,000 वाला, 2,60,000 ये वाला है। सेल होने के पहले कितना डिप्रिशिएशन हुआ 13,000। ठीक है, तो डिप्रिशिएशन को यहाँ पर लिखेंगे जैसे लिख रहे थे, तो डेट वही है, 7th का मंथ है, यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा 21 बाई डेप्रिशिएशन कौन सा वाला मशीन का M2 जो सोल्ड आउट हो रहा है। कितना डेप्रिशिएशन 13,000, 13,000 डेप्रिशिएशन होने के बाद उसका जो वैल्यू बच रहा है उतने से वो डिस्कार्ड होगा। ठीक है, तो वैल्यू कितना बच रहा है उसको हम लोग क्या लिखेंगे बाई मशीन डिस्पोजल। कितना होगा माइनस करके भी देख सकते हो यहीं पर, यहाँ माइनस करके देखो 221 से 13,000 माइनस करके देखो, यहाँ पर देखने से भी होगा। 221 माइनस, अच्छा 2,08,000, तो 2,08,000 का एसेट हम लोग का डिस्पोज होगा। ठीक है, तो इसको अब क्रॉस पोस्टिंग कर ले, यहाँ पर एसेट डिस्पोजल में लिखो 1/7/21 में सेम तरीके से टू मशीनरी M2। ठीक है, इसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा 2,08,000। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये कैश कुछ मिला था इसमें, देखते हैं। हाँ मिला था, ये देखो 2,30,000 मिला था। ठीक है, तो बाई बैंक का एंट्री करना पड़ेगा, इधर इधर करना पड़ेगा। ठीक है, 1/7/21 में बाई बैंक सेल प्रोसीड्स। ठीक है, सेल प्रोसीड्स मशीन 2 का कितना मिला 2,30,000 और इसमें भी हम लोग का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ था वर्किंग नोट में भी देख सकते हो या फिर अभी निकाल के देख लो। हाँ कितना 22,000। अच्छा 22,000 का प्रॉफिट हुआ, तो दोनों साइड देखो मैच हो जाएगा 2,30,000 और ये बन गया 2,30,000। ठीक है, ये हम लोग का प्रॉफिट लिख लिया हम लोगों ने। ये पूरा डिस्पोजल अकाउंट हम लोग का क्लोज हो गया। अब बचा है वो वाला अकाउंट क्लोज करना। ठीक है, अच्छा उसमें हम लोगों ने कहाँ तक लिखा, देखो इसमें हम लोगों ने लिखा कि हम लोग का एसेट डिस्पोज्ड ऑफ हो गया। कौन सा वाला M2। अभी हमारे पास कौन सा एसेट बचा है M3। इस पे डेप्रिशिएशन लगाएंगे तो बाई क्या लिखेंगे डेप्रिशिएशन M3 और उसी का क्या लिखेंगे बैलेंस, जो बैलेंस बचेगा वो भी M3 का ही बचेगा। ठीक है, M3 और दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए। देखते हैं कितना डेप्रिशिएशन लगा था M3, मतलब यहाँ पर देखो वर्किंग नोट में M3 लास्ट डेप्रिशिएशन कितना है 25,000 और बचा हुआ वैल्यू कितना है 2,12,500। तो लिखो 25,000 और 2,12,500 और देखो जो है मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, 25,000 और दोनों साइड टोटल करो, मैच हो जाना चाहिए 221
प्लस 237,500, 4,58,500, 4,58,500 लिख तो दिया, देख लेते एक बार चेक करके। 2,12,500 माइनस करते हुए जाते हैं 25,000 और 2,08,000 और 13,000, हाँ मैच हो गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो ये मतलब मेथड समझना है कि हम अगर हम लोग को सिर्फ डिस्पोजल और ये बोल रहे हैं तो इसको कैसे करके हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक नया चीज सीखेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन का ही दूसरा चीज सीखेंगे, दैट इज चेंज इन मेथड, ठीक है। लिखो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि हम लोग मान लो पहले कुछ एक मेथड यूज करते थे, ठीक है। तो रूल्स क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि अभी 1 मंथ हम लोग कुछ एक मेथड यूज कर लिए, फिर नेक्स्ट मंथ कुछ एक मेथड यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं चलता है कभी भी, ठीक है। जब भी मेथड को चेंज करना है ना, उसका रीजन देना पड़ता है, ठीक है। लॉ हमें इस बात का जो है परमिशन नहीं देता है। लॉ यहाँ पर मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला हुआ है कि अगर कोई चीज कर रहे हैं तो उसे कॉन्स्टेंटली करना है। जैसे अगर तुम लोग ऐसे करोगे, अभी कॉमर्स ले लिया, फिर आर्ट्स ले लिया, फिर साइंस ले लिया, ये तो ठीक बात नहीं है ना। एक चीज पे तो टिके रहना पड़ेगा हमें। चिंता मत करो, मेरा भी साइंस है। ठीक है, मेरा भी साइंस था, लेकिन हम वो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे एक मिनट में चेंज करने का बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग किसी स्ट्रीम से किसी चीज को कंप्लीट करके फिर तो चेंज कर ही सकते हैं, वो अलग बात है। मतलब मतलब हम ये बोल रहे हैं कि मान लो 11 में 2 मिनट के लिए ये सोचा, फिर ये सोचा, ये सोचा, ये गलत है, ठीक है। मतलब ये करियर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मेरा भी 11 12 इवन मेरा कॉलेज भी जो है वो साइंस बैकग्राउंड का ही है, ठीक है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर वही हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर डिप्रिसिएशन का रूल्स क्या बोला है, बोले ऐसे मत करो कि एक बार एसएलएम कर लिया, एक बार डब्ल्यूडीवी कर लिया, ऐसे मत करो। तो क्या हम लोग चेंज नहीं कर सकते? जैसे हम तुमने भी चेंज किया, मैंने भी चेंज किया, तो क्या चेंज करने का प्रोविजन नहीं है चेंज कर सकते हैं, लेकिन रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर कि हम लोग क्यों चेंज कर रहे हैं। तो देखो कोई सिग्निफिकेंट रीजन होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पहले एसिड को सोचा था कि एसएलएम में करेंगे, तो एसएलएम में क्या होता है, एक ही जैसा डेप्रिसिएशन चलता है। लेकिन अभी हमारा मान लो प्रोडक्शन का पैटर्न या कंजम्पशन का पैटर्न चेंज हो गया, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एसिड का डेप्रिसिएशन के पैटर्न को मुझे भी चेंज कर लेना चाहिए। तो उसका रीजन दिखाना पड़ेगा कि इस वजह से हम लोगों ने उसको चेंज कर दिया। या फिर हमें मान लो अकॉर्डिंग टू एस इस मशीन पे और एसएलएम चार्ज करने का रूल्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन मेथड में लिखो सिग्निफिकेंट चेंज कब हम लोग करते हैं, 2 पॉइंट लिख लो याद रखने के लिए कि क्यों होता है। सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। अगर पैटर्न ऑफ कंजम्पशन में कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है उसके साथ हमारा चूज किया गया मेथड सूटेबल नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को चेंज करना पड़ रहा है। और दूसरा कंप्लायंस विथ लॉ एंड एज, ठीक है। तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होता है, उसके साथ बाई चांस अगर एड पर नहीं हो रहा है, क्योंकि ना टैक्स लॉस जो होता है ना, उसमें हमें बता दिया जाता है कि कौन से एसेट पे कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। हम लोग अपने एसेट पे अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, लेकिन टैक्स का कुछ लॉ होता है, टैक्स लॉस, जहां पर बता दिया जाता है कौन से एसेट पे कितना कितना परसेंट डेप्रिसिएशन, वही करना पड़ता है, ठीक है। तो वो तो टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो भी हो। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा चूज किया गया मेथड अभी सूटेबल नहीं लग रहा है, चेंज कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू एस का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर लॉ के साथ अगर एट पर नहीं हो रहा है, तो हम लोग अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो चेंज का मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, तो समझ में आएगा कैसे चेंज कर रहे हैं। मतलब पहले कुछ यूज कर रहे थे, उसके बाद कुछ और। देखो जैसे बोल रहे हैं मेसर्स अंशुल एंड कंपनी कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 Jan 2015, मतलब इन्होंने अपना बिजनेस कब से स्टार्ट किया है, 1 Jan 2015 से स्टार्ट किया है। व्हेन दे परचेज प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 7 लाख, तो यहाँ पर इन्होंने 7 लाख का एक प्लांट इक्विपमेंट परचेज किया था। दे एडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस एंड ओवर द इयर्स देयर परचेज ऑफ प्लांट हैव बीन। तो बोल रहा है इसके बाद इन्होंने देखो 1116 में एक प्लांट खरीदा, 150 का 1119 में खरीदा, ठीक है। अच्छा
इसके बाद यहाँ पर क्या बोला है कि 1119 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड, ठीक है। 1119 में इन्होंने डिसाइड किया कि ये मेथड को चेंज कर देंगे एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी चेंज कर देंगे। मेथड कौन सा था, इसको बोलते हैं WDB, ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस, और रेट क्या था 15%। अब ये लोग बोल रहे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे चेंज करेंगे, बोल रहा है कि मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन बेसिस। अच्छा, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ये शिफ्ट होना चाहते हैं। ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 6 years फॉर ऑल द एसेट परचेज बिफोर 1119। बोल रहा है गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. देखो बोल रहा है कि इन्होंने क्या डिसाइड किया। अब देखो SLM में कैसे डेप्रिसिएशन लगता है, परसेंटेज पे भी लग जाता है, या फिर हम लोग क्या करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इस तरीके से निकालते हैं। तो इन्होंने एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ रीअसिस्ट करके कितना बताया है 6 years, लेकिन वो सारे एसेट पे जो परचेज कब हुआ है 1119 के पहले, मतलब कौन कौन सा एसेट होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है, विद नो स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप मेरा 0 है। एंड 10 years फॉर द एसेट परचेज ऑन 1119 का जो एसेट परचेज हुआ था उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन्होंने 10 years किया। मतलब इसके बाद ये मेथड से ये लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अच्छा, कब से लगाने वाले हैं 1119 से, मतलब इन्होंने पुराने मेथड से कब तक डेप्रिसिएशन लगाया है। अब इनका ईयर एंड कब होता है, दिसंबर में, तो पहले कब तक लगाया होगा बोलो, उसी पे तो ड्रॉ बनेगा। बोलो, अगर 1119 से इन्होंने अपना मेथड चेंज किया है तो लास्ट डेप्रिसिएशन WDB मेथड से कब तक लगाया होगा। स्टार्टिंग तो 1115 से है, 15 पूरा, 16 पूरा, 17 पूरा, 18 पूरा, 4 years, ठीक है। क्योंकि 1119 से चेंज करने का मतलब क्या हो गया कि 18 तक ही लगा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो चेंज हो रहा है वो कैसे होगा, वो हमें अकाउंट्स में शो करना है, ठीक है। तो पहले देखो हम लोग इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि ये चेंज कब हो रहा है, कितना क्या डेप्रिसिएशन पहले था, अभी क्या हो रहा है। देखो, तो एक टाइमलाइन बनाओ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1115 को बोला है कि एक एसेट परचेज हुआ था कितने से, 7 लाख से, ठीक है। अच्छा, अब तब डिसाइड हुआ था कि डेप्रिसिएशन 15% पर एनम करके लगाना है WDB मेथड से, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा होगा तो डेट होगा 31 दिसंबर 15, क्योंकि 1 ईयर के एंड में लगेगा। और ये जो है पर एनम जो 31 दिसंबर 15 है, यहाँ पर हम लोग का 7 लाख पे 15% कितने मंथ का लगेगा फिर, 12 मंथ का, ठीक है, 12 मंथ का लगेगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कुछ परचेज हुआ था, हाँ हुआ है, 1116 में परचेज हुआ है 1,50,000 का। तो 1116 मतलब तो यही वाला डेट है, ठीक है। अब इसके बगल में अगर हम 1116 लिखेंगे तो फिर ये देखने में मतलब क्या होगा, एक ही साथ बहुत सारा हेडेड हो जाएगा, तो यहीं पर लिख देते हैं इसी डेट पे, ठीक है, इसी डेट पे लिख देते हैं। वैसे इस डेट पे हुआ नहीं है, 1 तारीख को हुआ है, लेकिन एक बार यही वाला लिख देते हैं, या फिर इसके ऊपर लिख देते हैं ऐसे 1116, ठीक है, 1116 इसके ऊपर लिख देते हैं। परचेज कितना हुआ है, 15 लाख का परचेज हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद 2 मशीन हो गया है। अच्छा, अब ईयर एंड कब आएगा, 31 दिसंबर 16 को। कितना सारा मशीन है, 2 मशीन, 2 मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा, अभी कौन से मेथड से चल रहा है, WDB, अभी कौन से मेथड से चल रहा है, WDB। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा, 31 दिसंबर 17, तब भी कौन सा मेथड यूज हो रहा है, WDB, ठीक है। इसके बाद कौन सा ईयर आ जाएगा, 31 दिसंबर 18, अभी भी कौन सा मेथड चल रहा है, WDB चल रहा है, ठीक है। अब 1 तारीख से 1119 से इन्होंने डिसाइड किया है कि नहीं SLM लगाना है हम लोग को, ठीक है। तो ये कुछ नया इन्होंने सोचा कि नहीं हम लोग को SLM लगाना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, SLM जो लगाना है तो इन्होंने SLM के लिए क्या क्या डेटा लिया है, बोल रहा है कि यहाँ डिसीजन हुआ, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, डिसीजन हुआ SLM मेथड को अडॉप्ट करने का। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हो गया 6 years, 6 years, और कितना था, एक था 6 years परचेज बिफोर 1119, परचेज बिफोर 1119, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हुआ है हम लोग का 10 years, परचेज बिफोर
ये क्या बोला था, परचेज बिफोर 1119। अच्छा मैंने दोनों ही 1119 क्यों लिख दिया? 6 years फॉर ऑल द एसेट परचेज बिफोर 1119 विथ नो स्क्रैप वैल्यू एंड 10 years फॉर द एसेट। अच्छा परचेज ऑन, अच्छा परचेज ऑन मतलब 1119 से, ठीक है। परचेज ये बिफोर नहीं लिखना है, परचेज ऑन लिख दो, परचेज ऑन 1119 ऑनवर्ड्स जो भी एसेट होगा उस पे 10 years लेना है, स्क्रैप इनका 0 है, ठीक है, स्क्रैप 0 है, तो इसका इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे, फिर अकाउंट का पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा तो वर्किंग नोट बनाते हैं, इसको पीछे ही बनाते क्योंकि एक ही लाइन में रहेगा तो ठीक रहेगा करने में, ठीक है। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर लिखो पर्टिकुलर्स, इसको लाइन बाय लाइन करेंगे, देखो पर्टिकुलर्स। अच्छा पहला डेट, कितने सारे एसेट परचेज है, एक लिखो 1115, पहला डेट लिखो 1115, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 1116, उसके बाद 1119, 3 एसेट परचेज हुआ था ना, तो मैंने तीनों को लिख दिया और यहाँ पर लिखेंगे टोटल, ठीक है, टोटल। अच्छा सबसे पहले एसेट कब परचेज हुआ है, 1115 को, ठीक है, तो 2015 यहाँ पर मैंने लिख दिया, या फिर 1115 भी लिख सकते हो, ये ईयर लिख दिया, इधर 1115 लिखा है, ठीक है। कॉस्ट, कितने का एसेट परचेज हुआ था, सबसे पहले 7 लाख का, ठीक है, तो इसके नीचे लिखो 7 लाख, ठीक है। अच्छा अब इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन भी दिखा देंगे, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिखाओ, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कब का दिखेगा, 31 दिसंबर 15 का डेप्रिसिएशन दिखेगा। कैसे कैलकुलेट करना है, 7 लाख पे 15% इंटू 12/12, क्योंकि 12 मंथ्स का है, ठीक है। 7 लाख पे 15% करने से हमें मिल जाता है कितना, 1 ईयर का, ठीक है। हाँ कितना, 1,05,000, तो 1 ईयर यूज हुआ है तो 1 लाख का डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। जितना टाइम यूज होता है उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन लगता है, तो 12 मंथ्स का 1,05,000। अब बचा हुआ वैल्यू निकालो। अच्छा 5,95,000, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर कुछ भी इसका नहीं आएगा, ये टोटल डेप्रिसिएशन का कॉलम है, तो टोटल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में कितना लगा फिर, 1,05,000, ठीक है, 1,05,000, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक एसेट और परचेज हुआ, ठीक है, तो इसका पहले एंट्री करेंगे। 16 में एक एसेट परचेज हुआ जिसका वैल्यू है 15 लाख, ठीक है, तो यहाँ पर लिखो 2016, यहाँ लिखो कॉस्ट, लेकिन कौन से कॉलम में लिखोगे, ये 16 वाले कॉलम में लिखना, ठीक है, इसमें इसमें इसके नीचे मत लिख दो, यहाँ पर, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स में कॉस्ट चला जाएगा, यहाँ पर लिखो 1,50,000, तो प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली बनता जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने परचेज किया। अच्छा अब हम लोग देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर आने के बाद डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कितने सारे मशीन पे लगेगा, जितना सारा मशीन हम लोग के पास है, कितना सारा मशीन है, 2, ये पहले एक था और अभी, ठीक है, दोनों मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लग रहा है, WDV से ही लग रहा है, तो डेट कौन सा होगा डेप्रिसिएशन का, 31 दिसंबर 16 होगा, ठीक है। अच्छा डेप्रिसिएशन लगाओ, तो डेप्रिसिएशन का रेट कितना था उस पे, देखो 15%, तो 15% किस पे लगेगा, इस केस में 5,95,000 पे लगेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे बची हुए वैल्यू पे लगता है, ठीक है। तो 5 लाख, अच्छा 89,250 और 1,50,000 पे लगाओ, 1,50,000 पे 15%, 22,500, ठीक है। डिप्रिसिएशन पूरे पूरे ईयर का कैलकुलेट हो रहा है ना, तो इसीलिए डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ तो हमें मंथ यहाँ पर दिखाना है नहीं, ठीक है, क्योंकि मंथ तो मेरा 12/12 हो रहा है, माइनस 1,50,000। अब बचा हुआ वैल्यू देखो कितना हो रहा है, इसमें हो रहा है 1,27,500 और इसमें देखो 595 और 89, अच्छा 5,05,750। तो इस ईयर के एंड में टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा, ये और प्लस ये, ठीक है, मतलब 89,250 प्लस कितना हो जाएगा, 22,500, कितना हो गया, 1,11,750, ठीक है, 1,11,750, ये हम लोग का डेप्रिसिएशन हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से सेम तरीके से हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, ईयर कौन सा लिखना है, 17, अब बीच में कुछ भी परचेज नहीं है, 17, 18 इसी तरीके से लगाते जाओ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 2017, ठीक है। डेप्रिसिएशन का डेट कौन सा होगा, 31 दिसंबर 17,
डेप्रिशिएशन लगेगा, तो हमेशा बचे हुए वैल्यू पे, ठीक है। तो ये वाला है 505750, इस पे रेट कितना है 15%, तो इस पे 15% लगाओ, देखो कितना आ गया 75,862.5, तो इसको राउंड कर देते हैं 75,863 कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ माइनस भी कर लेते हैं, देखते हैं कितना निकल के आएगा, फिर उधर वाला कैलकुलेशन करें। तो ये हो गया 4,29,887, ठीक है। अच्छा इधर का कैलकुलेशन करो, 1,27,500, इस पे लगाओ 15%, 19,125 माइनस 12,750, नहीं ये मैंने शायद कम लिख दिया, 12,7,500, अच्छा माइनस 19,125, 19,125, 1,08,375। इस ईयर का भी टोटल डेप्रिसिएशन बताओ कितना हो रहा है, ये और ये ऐड करके बताओ। 75,863 प्लस 19,125 कितना हो रहा है? हाँ 94,988 लिखो, 94,000 इधर 94,988। और एक ईयर हमें इसी तरीके से करना है, उसके बाद चेंजेस होने वाला है, ठीक है। अप टू 18 तक तो ऐसा ही चल रहा था। तो 31 दिसंबर 18 फिर से लगाएंगे डेप्रिशिएशन, WDV है तो फिर ये दो बैलेंस अमाउंट पे लगाना है। 4,29,887 इंटू 15%, 64,483 माइनस 4,29,887 कितना हो गया 3,65,404 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 मत लिखो, 4 होगा क्योंकि मैंने यहाँ 7 और यहाँ 3 लिया है, तो ये 4 आ जाएगा माइनस करके, ठीक है। अच्छा इसके बाद 1,08,375 इंटू 15%, फिर से पूरे पूरे साल का हो रहा है, तो हमें मंथ का और कोई देखने का जरूरत नहीं। 16, हाँ माइनस करने से 108,375, 92,119 आएगा, क्योंकि 6 और 5 ये लेस करने से 19 आता है, तो इसको बैलेंस करने से 9 आएगा, इस पे मत जाओ, ठीक है, 8, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ चेंज किया था। अब टोटल डेप्रिशिएशन लगाते हैं, 64,483 प्लस 16,256 कितना हो गया 80,739, ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि अब हम लोग ऐसे मेथड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाना चाहते। 2019 से इन्होंने डिसाइड किया डेप्रिसिएशन तो लगेगा 31 दिसंबर 19 को, लेकिन कैसे लगेगा, एसएलएम मेथड पे लगेगा, ठीक है। तो यहां से चेंज करना है, तो एसएलएम मेथड में हम लोग को बोला था कि जो एसेट परचेज हुआ है बिफोर 1119, तो बिफोर 1119 कौन कौन सा एसेट है, ये वाला, ये वाला, ये दोनों एसेट क्या है बिफोर 1190, तो ये दोनों एसेट पे जो है डेप्रिसिएशन अब एसएलएम पे लगाएंगे तो कितना होगा बोलो, वही जो मेथड मैंने सिखा है उसी पे कैलकुलेट करके बताओ, मतलब डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 6 इयर्स। नहीं समझ में आया, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होता है। तो देखो ये दोनों ही मशीन तो बिफोर 1119 का लिया हुआ है, तो इसमें एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना होगा 6 होगा, स्क्रैप तो 0 बोला है। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, जो जहां से चेंज हुआ है वहां से लेना है, ठीक है। ये लिया जाता है, ये भी एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले का भी पूरा चेंजेस दिखाओ, ठीक है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे देखो रेंट बढ़ गया, ठीक है, तो रेंट बढ़ गया तो जब से बढ़ा तब से जितना बढ़ रहा है उतना दो, ठीक है। और कभी कभी ऐसे बोला जाता है, होता है कुछ कुछ केस जिसमें बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव वे में बढ़ा हो, ठीक है। मतलब प्रीवियसली अगर मान लो 10,000 था, अभी हम लोग 12,000 रेंट दे रहे हैं, तो कभी ऐसा भी किसी किसी केस में होता है रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब पहले 10,000 करके मान लो 10 बार दिया हुआ उसको भी 12,000 बनाओ, ठीक है। वैसे डिप्रिशिएशन का भी होता है, मतलब चेंजेस यहाँ पर जैसे बोला है 19 से करना है, वहां पर बोलता है कि डिसीजन ये लिया गया है लेकिन चेंजेस रेट्रोस्पेक्टिव है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब प्रीवियस भी चेंजेस करके दिखाना है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है नहीं तो फिर हम नहीं कर रहे उसको, ठीक है। तो नॉर्मल तुम लोग को इस केस में क्या करना है, यहाँ ये जो वैल्यू है इसी को ओरिजिनल कॉस्ट मान के हम लोग को करना है। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा ये देखो 365,404 डिवाइडेड बाई 6 कर लो, पता चल जाएगा कितना हो रहा है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में ये होता है 60,900, तो इस पे कितना लगाएंगे 60,000
900, तो माइनस करके देख लेते कितना आता है। 365 माइनस 60,009, 3,04,504, और इस पे लगाएंगे 92,119 पे 6 डिवाइड करके कितना होगा। डिवाइड करके देखो, यहाँ एक स्टार लगा देते, ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन क्या है, यहाँ हाँ 15,354 या 3 हो रहा है, 16 हाँ तब 3 होगा, ठीक है। 15,353 अच्छा माइनस करो कितना आ रहा है, 92,119 माइनस 15,353, तो ये कितना हो गया 76,766, ठीक है। अच्छा अब ये हम लोगों ने 19 का तो कर दिया, लेकिन एक चीज स्किप करके चले गए, 19 में शायद एक एसेट परचेज हुआ था, वो छूट गया। ये देखो 19 में एक एसेट परचेज हुआ था, कितने का, 2 लाख, ठीक है, उसका एंट्री नहीं किया, उसका करना चाहिए था। तो यहाँ पर 19 में एक एसेट परचेज होगा, मतलब ये 19 वाले ईयर में यहाँ पर दिखा देते हैं कितना, 2 लाख, इसके बराबर आ जाएगा ना, ये तो 19 का एसेट का बचा हुआ वैल्यू है। अब 2 लाख पे कैसे डेप्रिसिएशन लगेगा, एसएलएम, नया जो मशीन आया उस पे तो अब नया मेथड ही जो सोचा गया है वही अप्लाई होगा। तो 2 लाख पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, बोला है जो 1119 के बाद से उसमें 10 इयर्स करके, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10, तो 20, ठीक है, 20 हो जाएगा। तो 20 होने से बचा हुआ वैल्यू कितना हुआ, 1,80,000। तो ये जो 19 वाला ईयर है इसमें टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया, ये आया था प्लस 96,253, अच्छा 96,253, ये शायद मेरा दूसरा कोई अमाउंट लिखा हुआ था, मैंने ऐड कर लिया, हाँ 6,900 प्लस 20,000 प्लस 15,353, 96,253, ठीक है। तो चेंजेस ये हो गया। अब इस चेंज को मुझे एक अकाउंट बना के दिखाना है। ये तो वर्किंग नोट बना, ये तो मेन सोल्यूशन है ही नहीं, ठीक है, ये वर्किंग नोट बना, ये तो मेन सोल्यूशन है नहीं। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये देखो, अब ये अकाउंट बना के दिखाना है, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 19, मतलब कब का अकाउंट दिखाना है पता है, सिर्फ इतना सा अकाउंटिंग करके दिखाना है, ये सब हमें नहीं चाहिए। तो इसका जब अकाउंटिंग करने जाएंगे तो यहाँ पर तुम लोगों ने कोई एसेट परचेज किया है, एक एसेट परचेज किया है, ओल्ड एसेट का बैलेंस को क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन, और जो न्यू एसेट परचेज किया उसको टू परचेज बोल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाओ प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, छोटा सा बनेगा, ठीक है, 4 लाइन का, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। अच्छा सबसे पहले ब्रॉट डाउन करके मुझे बता सकते हो ब्रॉट डाउन वैल्यू कितना होगा, मतलब पुराने एसेट का वैल्यू, 1119 में पुराने एसेट तो थे ना, उसका वैल्यू बताओ कितना होगा, कैसे करके बताओगे, वहां देखो जो वर्किंग नोट बनाए 1119 का वैल्यू ढूंढो, कौन सा होगा 1119 का वैल्यू, कौन सा है, ये वाला, ये दोनों का एडिशन करो, 365,404 प्लस 92,119, 4,23, और एक नया परचेज हुआ था उसको टू बैंक लिखेंगे, एक नया परचेज हुआ था उसको टू बैंक लिखेंगे, परचेज वाला वैल्यू था 2 लाख। अच्छा अब डेप्रिसिएशन लगा देंगे, डेप्रिसिएशन अभी अभी देखो टोटल किया, टोटल वाले कॉलम में अभी अभी डेप्रिसिएशन दिखाया ना 19 वाले ईयर का, ये देखो 96,253 लिख दो, 96,253, बचे हुए सारे एसेट का डेप्रिसिएशन, और बाई बैलेंस सीडी, ये माइनस करने से ही पता चल जाएगा। तो ये हो जाता है 6,57,523, अब इससे माइनस करो, 6,57,523, 5,61,270, 6,57,523, ठीक है। तो ये आ जाएगा बैलेंस, इस तरीके से चेंज ऑफ मेथड का दिखेगा। अब ये वाला कर लिया था हम लोगों ने, हाँ देखो
इलास्ट्रेशन 13 इसमें क्या बोला है, देखो ये जो है जैसे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन किया है वैसे ही होगा। अभी ये जो है इंटेंजिबल एसेट पे है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है, वो एसेट जिस एसेट को हम लोग क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, जो दिखता नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इंटेंजिबल एसेट क्या क्या हो सकता है, गुडविल और क्या हो, पेटेंट, ट्रेडमार्क। और देखो जितने भी जैसे जो भी प्लेटफॉर्म में जैसे मूवीज वगैरह जो होता है, ठीक है, वो भी मूवीज वगैरह का भी तो राइट्स लेना पड़ता है ना। मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म में कोई भी मूवी नहीं चल सकता है, जो जिस मूवी का राइट्स परचेज किया वो उसी को स्ट्रीमिंग कर सकता है, ठीक है, तो वो राइट्स, ठीक है। और होता है जैसे कि जैसे जब क्रिकेट चलता है तो क्रिकेट का स्ट्रीमिंग भी परचेज होता है ना, जैसे हॉटस्टार वगैरह लेते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। तो किसी भी चीज का राइट्स ये सब, तो इंटेंजिबल एसेट भी डेप्रिशिएट होता है, ठीक है। जैसे पेटेंट करवाना, पेटेंट जैसे देखो ये क्वेश्चन पेटेंट पे है। पेटेंट का मतलब क्या होता है पता है, पेटेंट कैसा इंटेंजिबल एसेट है। पेटेंट का मतलब अगर हम लोग कुछ इन्वेंशन करते हैं, ठीक है, जिस इन्वेंशन को हम लोग चाहते हैं कि हम ही लोग यूज करें और कोई यूज ना करे, ठीक है, तो हम लोग उस पर क्या करते हैं, पेटेंट। जैसे किसी ने कोई इन्वेंशन किया, कोई भी उसको यूज कर सकता है, लेकिन वो अगर उस पर पेटेंट करवा लेता है और उसको बिना पूछे अगर कोई उसको यूज कर लेता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, केस हो जाएगा, ठीक है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जैसे किसी का लिखा गया बुक्स, बुक्स पे क्या लिखा हुआ रहता है, कॉपीराइट, ठीक है, हम लोग सेम टू सेम वैसे नहीं कर सकते, किसी से नहीं पूछ के, किसी से नहीं पूछ के किसी के बुक्स के मतलब स्टोरी को देख के मूवी बनाना होता है ना, कितना सारा केस आता है ना कि नहीं मेरे से नहीं पूछ के किया गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर डेप्रिशिएशन के जगह सिर्फ लैंग्वेज क्या यूज होता है, एमोटाइजेशन। जैसे पेटेंट, जैसे मैंने बोला पेटेंट 10 साल का करवाया जा सकता है, 20 साल का, कि भाई मेरा इन्वेंशन हम ही यूज करेंगे, कोई और ना करे। कोई फॉर्मूला, जैसे ये सब जो कोल्ड ड्रिंक बनता है इसमें जो सेल होता है उसको बोलते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो वो फॉर्मूला भी हम लोग का क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट पे जब डेप्रिशिएशन लगेगा तब हमें वर्ड डेप्रिशिएशन यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है, एमोटाइजेशन, ठीक है। तो अभी ये जो क्वेश्चन करेंगे आसान है, इसमें तुम लोग को बस डेप्रिशिएशन की जगह क्या लिखना है, बाय एमोटाइजेशन, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये एक नया चीज है। चलो देखो, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि Kumar R&D company registered a patent. The patent meets the criteria of an intangible asset. Patent एक intangible asset है. On 1st July 2021, developed a cost of 28 lakh and spent 2 lakh towards legal fees. ठीक है, तो पेटेंट करवाने का कितना खर्चा पड़ा, 28 लाख, और एक लीगल फीस भी पे करना पड़ा। तो बोल सकते हो पेटेंट का टोटल कॉस्ट फिर कितना होगा। हाँ, क्योंकि उसको यूज करने के पहले उस पे कुछ अगर मुझे खर्चा करना पड़ता है किसी भी एसेट पे, चाहे वो इंटेंजिबल हो टेंजिबल हो, तो उस एसेट का कॉस्ट मेरा क्या हो जाएगा। एट जैसे देखो एसी लगवाते, एसी का खर्चा अलग, इंस्टॉलेशन का खर्चा अलग। तो एसी अगर 20,000 का है, इंस्टॉलेशन ऐड करके मान लो 2,000 का इंस्टॉलेशन है, तो वो 22,000 का बन गया। सेम वैसे ही, ठीक है। एंड रजिस्ट्रेशन, अच्छा ये लीगल फीस, रजिस्ट्रेशन जो भी हो। पेटेंट हम लोग का बन गया 30 लाख का। पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। पेटेंट कितने साल का बना है, 10 ईयर्स। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st December एवरी ईयर, क्योंकि ये एक सर्टिफिकेट जैसा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी राइट ऑफ होता है, मतलब 10 साल बाद क्या करना पड़ेगा, रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 साल में इसके वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। जैसे हम लोग एसेट खरीदते हैं तो बैलेंस शीट में दिखा देते फिक्स्ड एसेट, बट उस एसेट को जो यूज करे उसके एक्सपेंसेस को किस नाम पे, पीएल में दिखाते हैं, डेप्रिशिएशन। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग दिखाएंगे नहीं तो डेप्रिशिएट तो हो रहा है एसेट। क्योंकि देखो अगर कोई 10 लाख का एसेट कर रहा है, क्या वो एक ही साल में 10 लाख का एसेट यूज करता है, कभी नहीं। जितना यूज करता है उतना ही तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करेगा, उससे जो प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि हम लोग पेटेंट तो करवा रहे, इसका बेनिफिट कितने साल तक लेंगे, 10 साल तक। तो इस पे किया गया एक्सपेंसेस को भी मुझे कितने साल में राइट ऑफ करना चाहिए, 10 साल में राइट ऑफ करना चाहिए, ठीक है। तो पर ईयर कितना करके राइट ऑफ होगा, बोलो, 28 और 2 30, 10 ईयर्स में राइट ऑफ होगा, कितना करके हुआ, 30 लाख को 10, 3 लाख, 3 लाख करके राइट ऑफ होगा ना। 30 लाख का 10 से डिवाइड करेंगे, 3 लाख करके। हमें कब का अकाउंट बनाने बोला है, सिर्फ 21 और 22 का अकाउंट बनाने बोला है। तो बनाओ पेटेंट अकाउंट और एमोटाइजेशन। तो एमोटाइजेशन मतलब कौन सा अकाउंट, डेप्रिशिएशन, ठीक है। लिखो पेटेंट अकाउंट और एमोटाइजेशन अकाउंट, छोटा सा ही बनेगा, 2 साल का। पेटेंट अकाउंट और एमोटाइजेशन, ये पूरा रख लिया जगह मैंने, और एमोटाइजेशन। पेटेंट, हाँ, PATENT, पेटेंट और एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन
अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले पेटेंट तो एक एसेट है। जब हम लोग पेटेंट लेते हैं, करवाना पड़ता है, तो जो भी हो एसेट हमारे पास आएगा, तो एंट्री क्या होगा, एसेट परचेज की तरह ही होना चाहिए। पेटेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 1 जुलाई को लिया गया है, तो लिखो 1 जुलाई 21 को लिया गया है टू बैंक। टू बैंक बोल के 28 लाख, ठीक है, 28 लाख। और एक एक्सपेंस हुआ है लीगल एक्सपेंस टू बैंक, लिखो लीगल एक्सपेंस 2 लाख। अच्छा, तो पेटेंट कितने का बन गया टोटल, 30 लाख का। अच्छा, अब एक साल बाद इस पेटेंट का वैल्यू कम होगा, तो 31 दिसंबर ईयर कौन सा आ जाएगा, देखो इनका ईयर एंड होता है 21-22 लिखा है, मतलब जैन टू दिसंबर वाला होगा, तभी तो 21-22 लिख दिया है। तो पहला एंड कब होगा, 31 दिसंबर 21। अच्छा, ये 1 जुलाई को था, जुलाई मतलब 1 थोड़ी ना होगा, जुलाई मतलब 7, ठीक है। तो जुलाई के बाद, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का डिप्रिशिएशन लगेगा, मतलब एमोटाइजेशन लगेगा। तो कितना होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 मंथ्स हो रहा है, जुलाई 1 तारीख से है, ठीक है। तो जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगाएंगे। लेकिन लिखना डिप्रिशिएशन नहीं है, वो तो हैबिट है, तो हम बोल रहे हैं। लिखना क्या है, एमोटाइजेशन, ठीक है, एमोटाइजेशन लिखना है। देखो कितना होगा, 3 लाख पे, सॉरी 30 लाख पे। अच्छा, ये 30 लाख आया ना, 30 लाख पे कितना हो जाएगा, 30 लाख इंटू 6/12 डिवाइडेड बाई 10 पहले करेंगे। देखो ये करने से मुझे कितने दिन का डिप्रिशिएशन मिलेगा, डिवाइडेड बाई 10 करने से 1 ईयर का मिलेगा। 1 ईयर का 3 लाख है, तो 6/12 करेंगे तो आधा साल का मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,50,000, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में डिप्रिशिएशन लगने के बाद बैलेंस कितना हो रहा है पेटेंट का, 28,50,000, ठीक है, ये बचा हुआ वैल्यू, तो टोटल हो गया मेरा 30, ठीक है। अच्छा, अब इसको ब्रॉड डाउन करने, क्योंकि मुझे 2 साल दिखाने बोला है, तो ब्रॉड डाउन का डेट कौन सा होगा, 1/1/22 टू बैलेंस बीडी 28,50,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 31 दिसंबर 22 को बाई एमोटाइजेशन। अच्छा, कितना एमोटाइजेशन होगा, 3 लाख, ठीक है, 30 लाख। क्योंकि इस बार तो हमें मंथ वाइज डिवाइड नहीं करना है, इस बार पूरा साल का डिप्रिशिएशन लग रहा है, 1 से लेके दिसंबर तक, मतलब 12, तो इसमें इंटू वही 12/12, तो 12/12 करने से तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख देंगे, 3 लाख। अच्छा, अब इसको क्लोज करना है बैलेंस जो अमाउंट है उसके साथ। देखो कितना आ रहा है, 28,50,000, 28,50,000, 25,50,000, ठीक है, 25,50,000 हो गया। अब इसको हम लोग वहां पर क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं, मैंने किया नहीं, 2 साल का ही क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा। एमोटाइजेशन अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू पेटेंट, पहला कौन सा डेट होगा, 31 दिसंबर 21, ठीक है, पहले ये वाला क्रॉस पोस्टिंग होगा, मैंने एक भी नहीं किया अभी तक, तो यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर 21 में क्या लिखेंगे, टू पेटेंट 1,50,000, ठीक है। अच्छा, अब ये भी कहाँ क्लोज होगा, ये एक्सपेंसेस भी कहाँ क्लोज होगा, पीएल, तो बाई पीएल लिखो, बाई पीएल 1,50,000। और एक बार 31 दिसंबर 22 टू पेटेंट। अच्छा, नेक्स्ट ईयर था 3 लाख, तो 31 दिसंबर 22 बाई पीएल 3 लाख। ठीक है, तो जब भी इंटेंजिबल दे तो ध्यान रखना है लैंग्वेज हमें एमोटाइजेशन यूज करना है, वो गलत हो सकता है, ठीक है। आदत है डिप्रिशिएशन लिखने का, तो डिप्रिशिएशन लिख देने से गलत हो जाएगा। अगर एसेट इंटेंजिबल है तो एमोटाइजेशन यूज करना मस्ट है। अच्छा, इसके बाद और एक क्वेश्चन है, देखो 12 नंबर का, 14, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि ये देखो, प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वायर्ड द स्ट्रीमिंग राइट ऑफ ए मूवी फॉर 18 लाख। मैंने भी बोला ना कि मूवी अगर दिखाना है अपने
ओटीटी प्लेटफॉर्म में तो फिर उसका राइट्स परचेस करना पड़ता है। 18 लाख से परचेस किया था विद द कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रीमिंग पीरियड बीइंग 10 इयर्स, मतलब इस राइट के साथ ये लोग 10 इयर्स जो है मूवी स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर बेस्ड ऑन द डिक्लाइन इन व्यूशिप, ठीक है, लोग ज्यादा मूवी नहीं देख रहे हैं, तो प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी डिसाइड टू स्ट्रीम द मूवी ओनली फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, ठीक है। तो देखो पहले 4 साल उन्होंने स्ट्रीमिंग किया, लेकिन उतना उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उन्होंने तो पहले सोचा था 10 साल करेंगे, तो 4 साल बाद और कितना बचता है, 6 साल। लेकिन क्योंकि अच्छा कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, व्यूअरशिप अच्छा नहीं है, तो उन्होंने क्या सोचा है, नेक्स्ट कितने दिन ये मूवी को दिखाने वाले हैं, 5 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 इयर्स, ओनली फॉर 5 इयर्स, मतलब कितना कम कर दिया, 1 साल। कैलकुलेट एमोटाइजेशन फॉर द 4th ईयर, 4th ईयर का डेप्रिसिएशन निकालो बेसिकली। तो डेप्रिसिएशन तो यूज नहीं होगा लैंग्वेज, क्यों, क्योंकि ये तो राइट्स है, राइट्स तो मेरा इंटेंजिबल एसेट होता है। तो एमोटाइजेशन फॉर द 4th ईयर बोलो कितना होगा, पहले कितना डेप्रिसिएशन होने वाला था, पहले 4 साल कितना डेप्रिसिएशन हुआ होगा, 1,80,000, क्योंकि 18 लाख का तो एसेट है, 10 इयर्स का डेप्रिसिएशन होगा, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1,80,000। अच्छा 1,80,000 करके डेप्रिसिएशन हुआ, चलो लिखो पहले 4 साल का कितना डेप्रिसिएशन हुआ, यहाँ पर इलास्ट्रेशन 14। देखो इसमें ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, पहले 4 साल डेप्रिसिएशन हुआ, उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट जो है 5 साल ही सोचा है कि इसको आगे जाके स्ट्रीमिंग करने वाले, ठीक है। तो लिखो एमोटाइजेशन पर ईयर या पर एनम कितना होगा, 18 लाख डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, कितना हो गया, 1,80,000 पर एनम, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है, बेस डिक्लाइन, अच्छा ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगने के बाद वैल्यू कितना आया। तो देखो पहले कितना वैल्यू था, 18 लाख, 18 लाख में यहाँ कितना डेप्रिसिएशन लगा, 1,80,000, तो मैंने 1.8 1.8 1.8 1.8 ऐसे लिख दिया। तो आफ्टर 4 इयर्स जो इन्होंने स्ट्रीमिंग राइट परचेज किया था, इसका वैल्यू कितना बचा होगा डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद, माइनस करने से ही पता चलेगा। 1,80,000 करके कितना बार माइनस करोगे, 4 बार, निकालो। एमोटाइजेशन 5,40,000 डेप्रिसिएशन होगा, माइनस करके कितना आएगा, 12,60,000। देखो चेक करूंगी, एमोटाइजेशन ऑन एसएलएम, ये तो एसएलएम मेथड की तरह ही हो रहा है ना, जो मुझे देखो कोई मेथड बोला नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली मेथड कैसा बन जा रहा है, एसएलएम, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। तो एमोटाइजेशन ऑन एसएलएम फॉर 3 इयर्स, अच्छा 3 इयर्स बोला था कि 4 ईयर, फोर एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर इन्होंने सोचा है। अच्छा बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर मतलब 3 साल ही चार्ज हुआ है ना, बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर से इन्होंने सोचा कि चेंज कर लेंगे, तो 1.8 करके 3 बार, ठीक है। अच्छा कितना हो जाएगा, 1,80,000 इंटू 3 कितना हो रहा है, 5,40,000, ठीक है। एमोटाइजेशन ऑन एसएलएम चार्ज फॉर 3 इयर्स, ठीक है। अच्छा अब लिखते हैं कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट जैसे वहां पर हम लोग बुक वैल्यू लिखते हैं ना, तो यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब भी होता है कि बचा हुआ है, कैरिंग अमाउंट ऑफ स्ट्रीमिंग राइट्स, स्ट्रीमिंग राइट्स एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, 3rd ईयर के एंड में ये जो 18 लाख का हमारा स्ट्रीमिंग राइट का जो वैल्यू था वो कितना बचा, अभी 18 लाख में से 5,40,000 का राइट्स तो हम लोगों ने यूज कर लिया, तो बचा कितना, 12,60,000 का राइट्स बचा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया, अच्छा इसके बाद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना होना चाहिए था, नॉर्मली कितना होना चाहिए था, 7, ठीक है। तो लिखो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, यहाँ पर रिमेनिंग useful life as per previous estimation, previous estimate 10 minus 3 यानी 7 years, 7 years, और remaining useful life as per current estimation,
करंट एस्टिमेशन के हिसाब से ये और 5 साल ही दिखाना चाहते हैं, ठीक है, 5 साल ही इस राइट्स का यूज करेंगे। तो अब एमोटाइजेशन जो होगा वो कितना करके होगा, एमोटाइजेशन फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड्स, 4th ईयर के बाद से कितना एमोटाइजेशन होगा, तो डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना बचा 5। अभी तो वो लोग 7 नहीं मान रहे, तो फिर हमें 5 में ही राइट ऑफ करना पड़ेगा। और वैल्यू कितना बचा था 12,60,000, ठीक है, यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा 12,60,000, जैसे हम लोगों ने इसके पहले का क्वेश्चन किया था ना, अगर रिवैल्यूड होता है तो रिवैल्यूड वैल्यू, तो जैसे ही देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, मेथड चेंज हुआ ना, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ तो चेंज हुआ, मेथड वही है लेकिन एस्टिमेशन चेंज हुआ। इसमें एसएलएम पहले भी था अभी भी है, लेकिन एस्टिमेशन चेंज हुआ, तो चेंज वैल्यू के ऊपर हमें एप्लीकेबल करना पड़ेगा, जैसे अभी वो बड़ा वाला क्वेश्चन किया था ना वैसे ही देखो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2,11,000। हाँ, तो 2,50,000 पर एनम करके जो है डिप्रिसिएशन अब से लगेगा 5 साल, तब जाके ये बैलेंस पूरा राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमें दे सकता है। अच्छा, अब हम लोग एक थियोरिटिकल पॉइंट पढ़ेंगे पीपी पे, ठीक है, और उस पे एक क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे, देखो, ठीक है। उसके लिए हम लोग को थोड़ा लिखना पड़ेगा, एक टेबल जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है, एस 10 के लिए। मेरा नोट्स लिखो, एस 10, देखो फिक्स्ड एसेट के लिए, एक्चुअली एसेट के लिए जो एस फॉलो होता है वो है एस 10, ठीक है। एस 10 के अकॉर्डिंग अभी एसेट को नया नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अभी यार कोई फिक्स्ड एसेट नहीं लिखता है, स्पेशली कंपनी अकाउंट्स के केस में तो मैंडेटरी है पीपी लिखना, बाकी तुम लोग पार्टनरशिप नॉर्मल जो भी अकाउंट्स होता है उसमें लिख सकते हो फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब एसेट को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एसेट को हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है मेरा कॉस्ट मॉडल और दूसरा होता है मेरा रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। तो कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या है, कॉस्ट मॉडल का मतलब है कि एसेट का कॉस्ट को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, फिर कोई ना कोई मेथड से उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो, चाहे एसएलएम हो चाहे डब्ल्यूडीवी हो, अब उसमें भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो भी मेथड यूज करना है करो, लेकिन इस तरीके से एसेट को ट्रीट करना है कि एसेट का कॉस्ट कितना था, कितना डेप्रिसिएशन लगा। इस तरीके से जब हम लोग एसेट को ईयर टू ईयर रिकॉर्ड करते जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट मॉडल। मतलब अभी बोलो हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन अभी तक किया कौन से मॉडल में रिकॉर्ड किया, कॉस्ट मॉडल। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल का क्या है, रिवैल्यूएशन का मॉडल का मतलब हो गया कि एसेट का ना दो वैल्यू होता है, ठीक है, एक होता है फेयर वैल्यू, एक होता है फेयर वैल्यू और एक होता है बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू का मतलब क्या, बुक वैल्यू का मतलब तो जो बुक्स में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस वैल्यू से उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, और फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू, ठीक है। जैसे देखो कोई कोई चीज क्या होता है कि जब हम लोगों ने परचेस किया था उसका प्राइस उतना नहीं था, लेकिन आज के डेट पे डिमांड के कारण उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो गया। जैसे अगर किसी के पास गोल्ड है, जिसने गोल्ड मान लो 10 साल पहले लिया था, लेकिन गोल्ड का वैल्यू अभी क्या हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एसेट का फेयर वैल्यू क्या होता है, हमारे बुक वैल्यू से काफी ज्यादा होता है, या फिर किसी किसी एसेट का बुक वैल्यू हमारे फेयर वैल्यू से काफी कम, मतलब ऐसा होता है कि हम लोगों ने एसेट को रिकॉर्ड कर रखा है 1 लाख पे, बट आज उस एसेट का वैल्यू और 1 लाख नहीं है। जैसे मान लो बैकडेटेड कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज हो गया, मशीन हो गया, ठीक है, वो सब मान लो पुराना कोई लैपटॉप है, पुराना कोई कंप्यूटर है, उसका जो जितने में खरीदे थे आज हो सकता है उसका वैल्यू उतना नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में, तो हम लोग को रिवैल्यूएशन का जो है परमिशन दिया गया है। ये जो तुम लोग पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन करते हो ना, अचानक से एसेट का वैल्यू कम कर दिया, अचानक से एसेट का वैल्यू ज्यादा कर दिया, क्यों करते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू से अगर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन है हमारा बुक वैल्यू, तो हमें परमिशन दिया गया है कि उसको हम लोगों को एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कम है तो उसको ऐड करके रिवैल्यूएशन अपवर्ड करो, अगर बहुत ज्यादा ज्यादा है तो उसमें क्या करना है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना है, ठीक है। तो इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। रिवैल्यूएशन मॉडल का मतलब मार्केट रेट के साथ अपने एसेट को ऐड पर करना। कब करते हैं, तब करते हैं जब ह्यूज डिफरेंस
डिफरेंस होता है, ठीक है, चाहे वो डिफरेंस कम हो चाहे वो डिफरेंस ज्यादा हो, उसके अकॉर्डिंग हमें रिवैल्यूएशन अपवर्ड रिवैल्यूएशन भी हो सकता है और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कैसे। ये तभी करेंगे जब डिफरेंस ह्यूज होता है, ठीक है, छोटे मोटे डिफरेंस के लिए नहीं होगा, ठीक है, डिफरेंस जब ह्यूज होगा तब करना है। जैसे देखो एग्जाम्पल, मान लो मेरा एक एसेट है, बुक वैल्यू है उसमें 1 लाख, ठीक है, और उस एसेट का फेयर वैल्यू है मान लो 20,000, तो ह्यूज डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ 1 लाख और कहाँ 20, मतलब मेरे पास एक 1 लाख का एसेट है लेकिन मैंने उसका मतलब मार्केट में जब चेक किया तो उसका वैल्यू कितना हो गया 20,000, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसा रिवैल्यूएशन करना चाहिए, अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करेंगे तो अपवर्ड की डाउनवर्ड, मार्केट के साथ एड पर होना है, तो बोलो डाउनवर्ड, कम करना पड़ेगा ना, मार्केट के साथ एट पर होना है, तो क्या हो जाएगा, नहीं तो बेच नहीं पाएंगे कभी बेचना चाहे तो, ठीक है, तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो कितने से करना पड़ेगा 80,000, ठीक है, 80,000 से इस एसेट के वैल्यू को कम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू ये दोनों को हमें करना है एट पर, तो हम लोग कर सकते हैं रिवैल्यूएशन, ठीक है, रिवैल्यूएशन और दोनों तरीके का होगा, ये देखो रिवैल्यूएशन ये दो तरीके का होता है, एक तो मैंने एग्जांपल दिया डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड और अपवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये रिवैल्यूएशन का एंट्री बोल सकते हो, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री दिखाया बोल सकते हो रिवैल्यूएशन का एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री क्या होगा बोलो, पार्टनरशिप तो किए हो कभी ना कभी, मतलब जिन्होंने किया है पार्टनरशिप में जब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो रिवैल्यूएशन देखो सिंपल सा बात है, अगर मेरा एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो एसेट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, तो क्या लिखोगे टू, हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन मेरा लॉस है, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट टू एसेट, ठीक है। अच्छा, ये एंट्री होता है। अच्छा, और अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, जैसे कि एग्जांपल ले अपवर्ड रिवैल्यूएशन का, जैसे मान लो बुक वैल्यू है 1 लाख, ठीक है, और फेयर वैल्यू है उसका 2,50,000, मतलब मैंने एसेट को कम में रिकॉर्ड कर रखा है, एक्चुअली उसका डिमांड ज्यादा हो गया होगा मार्केट में इसीलिए ज्यादा बढ़ गया है, तो बोलो ये रिवैल्यूएशन मुझे क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड, कितना अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा 1,50,000, अच्छा इसका एंट्री क्या होना चाहिए, हाँ एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ेगा तो एसेट को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, और टू क्या करेंगे रिवैल्यूएशन, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन 1,50,000, नॉर्मली हम लोग यही लिखते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग डिटेल सीखेंगे कि इसमें रिवैल्यूएशन की जगह हम लोग को रिवैल्यूएशन रिजर्व लैंग्वेज यूज करना चाहिए, नॉर्मली तुम लोग रिवैल्यूएशन ही लिखते हो, ठीक है, रिवैल्यूएशन वो रिवैल्यूएशन रिजर्व को ही बताता है, लेकिन अभी हमें सीखना क्या है, देखो उसके लिए 4 कॉलम करना पड़ेगा, ठीक है, पहले यहाँ पर लिखेंगे केस, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखो, पहले देख लो मेरा टेबल में क्या क्या लिखना है, ठीक है, ऐसे मूवमेंट इन प्राइजेस, इसके नीचे लिखो फर्स्ट रिवैल्यूएशन सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, इसके नीचे लिखो फर्स्ट रिवैल्यूएशन, फिर इसके बाद सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, तो फिर यहां पर लिखना है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, अच्छा इसके नीचे लिखो फर्स्ट रिवैल्यूएशन सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, अगेन वही लिखना है फर्स्ट रिवैल्यूएशन और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, अच्छा इसको टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, अच्छा देखिए 4 केस हमें सीखना पड़ेगा, पहला
मान लो फर्स्ट हम लोग का रिवैल्यूएशन हुआ है प्लस, प्लस का मतलब होता है अपवर्ड, ठीक है। अगर हमारा एसेट का वैल्यू रिवैल्यूएशन से बढ़ा है तो एंट्री क्या होगा, अभी अभी तुम लोगों ने बोला एंट्री हो जाएगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखना, ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखना, क्योंकि ये पूरा नाम वही होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। हम लोग सिर्फ रिवैल्यूएशन लिख लेते हैं लेकिन ये एक्चुअली एक रिजर्व है, ठीक है, ऐसे होगा। अच्छा अब देखो, हम ये एक ही एसेट का बात करें, एक एसेट को पहले हम लोगों ने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया और उसके बाद भी अगर हम लोग उसे अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते, सब्सिक्वेंट मतलब सेम एसेट पे फिर से रिवैल्यूएशन करना पड़ा और वो भी अपवर्ड है, तो एंट्री क्या होना चाहिए, फिर से यही एंट्री होना चाहिए। मतलब मान लो एसेट का वैल्यू था 100, मैंने उसको 120 में लेके जाना है, तो कितना अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया, 20, तो ये 2020 लिख दिया। अब 120 का हो गया एसेट, अब नेक्स्ट ईयर मुझे इसको 140 में लेके जाना है, तो अगेन मुझे कितने से रिवैल्यूएशन करना है, 20, तो अगेन मेरा सेम एंट्री होगा, ठीक है। ये तो आसान है, लिख लो, उसके बाद ही समझने वाला पॉइंट है, ये पॉइंट उतना कुछ खास नहीं है। लिखो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। ये तब हुआ जब हम लोग का लगातार दो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, ठीक है। अब केस 2 लेते हैं, केस 2 में पहले मेरा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, तो बोलो एंट्री क्या होगा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का, हाँ, लेकिन यहाँ लिखना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। एक्चुअली रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट नहीं करते, नॉर्मली हम लोग पीएल को डेबिट करते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट हम लोग इस तरीके से डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम बताएंगे कब रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगा। एक बार लिखो जो हम बोल रहे हैं, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस लेना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर फिर से अगर मेरा नेक्स्ट टाइम भी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, तो फिर से क्या लिखना पड़ेगा, सेम एंट्री, ठीक है। क्या लिखेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है। देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट क्यों नहीं कर सकते, पता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कब होता है, अगर मेरा अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, लेकिन मेरा डायरेक्टली अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो हम उसको कैसे करके डेबिट करें, मेरे पास क्रेडिट होगा तब ना हम डेबिट करेंगे। रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व तो मेरे पास प्रॉफिट होगा तभी ना हम उसका यूज कर सकते हैं। मेरे पास अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो ही तो हम उसको डेबिट कर पाएंगे, अगर मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है तो फिर मेरा फर्स्ट टाइम एसेट का वैल्यू डाउनवर्ड हो रहा है, मेरे पास अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा तब तो उसको डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व तो क्रेडिट होगा तब ना उसको हम लोग डेबिट कर पाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग को रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लिखना है, क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मतलब मेरा लॉस हो रहा है, बेसिकली एसेट का वैल्यू कम होने से लॉस हो रहा है और बढ़ने से क्या हो रहा है, प्रॉफिट। लेकिन ये मेरा कोई बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, डे टू डे का प्रॉफिट नहीं, ये कैसे नेचर का प्रॉफिट है, रेवेन्यू या फिर कैपिटल, कैपिटल। ये कभी रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट नहीं है। रेवेन्यू मतलब क्या, जो डे टू डे के बिजनेस से हम लोग अर्न करते हैं, तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, और इस कैपिटल रिजर्व का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। लेकिन अगर मेरा एसेट का वैल्यू कम हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस, लॉस होने से मुझे पीएल डेबिट टू फिक्स्ड एसेट लिखना है। अब ये भी ठीक था। अब देखो अगर मेरा पहला बार जो है पॉजिटिव हुआ है, मतलब अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, तो एंट्री क्या होगा, बोलो, पहला एंट्री तुम लोग को पता है, बोलो क्या होगा, हाँ, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब नेक्स्ट बार मेरा क्या हुआ, सेम एसेट का मेरा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, तो तुम लोग को ऐसे लगेगा, अभी लिखना मत, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो तुम लोग को लगेगा कि पीएल डेबिट टू फिक्स्ड एसेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डाउन होने से तो वही होता है। लेकिन रूल्स हमें क्या बोल रहा है, जिसलिए मैंने बोला कि तुम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट मत करना। देखो मेरा पहले किसी एसेट को मैंने 100 से 120 किया था, ठीक है, तो मैंने इसको कितने से बढ़ाया था, 20, तो मेरा एंट्री में यहाँ पर 20 आ गया। अब मान लो इस 120 के एसेट को मैंने यहाँ पर कर दिया है 80, तो बोलो मैंने कितने से डाउन किया, 40 से डाउन किया। अब मेरा लॉस कितना है, 40, लेकिन सेम एसेट पे मैंने कितना प्रॉफिट कमा रखा है, 20, तो नेट करने से कितना क्या आएगा, लॉस आएगा कि प्रॉफिट आएगा, पहले ये बोलो, लॉस आएगा, कितना लॉस आएगा,
20 का आएगा, ठीक है 20 का आएगा ना। देखो मेरे सेम चीज पे मेरा प्रॉफिट कितना है 20, सेम इसी चीज पे मेरा लॉस कितना है 40, तो मेरा नेट करने से कितना आएगा, लॉस ही तो आएगा। अगर लॉस ज्यादा है तो लॉस ही आएगा, कितने का आएगा 20। तो रूल्स ये बोल रहा है कि पहले अगर किसी एसेट पे रिवैल्यूएशन रिजर्व जनरेट हुआ था, अब किसी कारण से उसका वैल्यू हमें डाउनवर्ड में लेके जाना पड़ रहा है, तो रूल्स ये बोल रहा है कि पूरा पीएल में मत चार्ज करो, ठीक है। जितना अगर मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में सफिशिएंट अमाउंट है, पहले उस अमाउंट को ले लो, ठीक है। और अगर उसके बाद भी पूरा नहीं होता है तो मुझे कहां से लेना पड़ेगा, पीएल से। मतलब इसका एंट्री फिर कैसे होगा, इसका एंट्री कैसे होगा पता है, ये सिचुएशन का देखो। पहले हम लोग बोलेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज कर लेते हैं, कितना यूज कर पाएंगे, मैक्सिमम 20। फिर पीएल कितना करेंगे, डेबिट कितने से करना पड़ेगा 20, क्योंकि देखो मेरा लॉस टोटल कितना है 40 टू फिक्स्ड एसेट। देखो मेरा फिक्स्ड एसेट कितने से कम होगा 40 से। पहले जब बढ़ा था तो मैंने क्या किया था, फिक्स्ड एसेट डेबिट 20 टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना किया था 20। अब बोल रहा है सेम एसेट पे अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, सेम एसेट पे अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, तो अगर पहले उस पे अपवर्ड था, अपवर्ड होगा तो ही यूज कर सकते हैं, अगर डाउनवर्ड होगा तो नहीं होगा, दिखाया मैंने। तो पहले बोल रहा है पीएल में पूरा जो है प्रेशर मत दो, ठीक है, ये पहले यूज कर लो। आप देख रहे हैं फिर भी मेरा पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे कहां पर हाथ देना पड़ेगा, फिर पीएल में जो रूल्स है ऐसे, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ भी 20 आता, पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व से ही हमारा सफिशियंट हो जाता, तो फिर पीएल नहीं लेना पड़ता, पीएल 0 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर रूल्स ये है कि फर्स्ट यूज रिवैल्यूएशन रिजर्व, और अगर सफिशिएंट नहीं होता है देन यूज पीएल। अगर हम लोग का ये केस होता है कि एसेट का पहले फर्स्ट रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ एंड सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन हम लोग का डाउनवर्ड हुआ, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखोगे, इसके लिए लिखो यूज, ऐसे लिख लो, यूज रिवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट देन पीएल, ठीक है। मतलब एंट्री तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि हमें पूरा क्या यूज करना है, तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करो। अगर नहीं होता है पूरा लॉस राइट ऑफ, तो फिर क्या यूज करना पड़ेगा, पीएल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब केस 4, तो पहले माइनस हुआ था, तो बोलो माइनस मतलब डाउनवर्ड, तो फिर क्या एंट्री किया होगा हम लोगों ने, हाँ पीएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अच्छा फिर अगर मान लो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो बोल रहा है कि पूरा प्रॉफिट मत दिखाओ, क्योंकि सेम चीज पे तो पहले लॉस कर रखे हैं। तो बोल रहा है कि प्रॉफिट से अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है, पहले लॉस को राइट ऑफ करो। मान लो पहले हम लोग का 20 का लॉस हुआ था डाउनवर्ड में, अब जब अपवर्ड हुआ तो हम लोग का मान लो 50 का गेन हुआ, लेकिन पहले से तो सेम चीज में मेरा 20 का लॉस है, तो हम 50 गेन नहीं बोल सकते, कितना गेन बोलेंगे 30। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यूज करना है हमें ये वाला पीएल को राइट ऑफ करना है, पहले लॉस को राइट ऑफ करो, फिर बचे हुए प्रॉफिट को दिखाओ। पूरा प्रॉफिट नहीं दिखा सकते कि अपवर्ड हुआ बोल के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो फर्स्ट लॉस शुड बी सेट ऑफ देन ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। पहले लॉस को सेट ऑफ कर दो, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ठीक है। अच्छा अब इतना जब सीखे ही हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन है वो करके देखते हैं। देखो तुम लोग आंसर दे, उसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट यही कैलकुलेशन तुम लोग को बताना है, ठीक है। देखो ये वाला यहाँ पर बोल रहा है कि अमेजिंग ग्रुप हैड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट विद ए बुक वैल्यू ऑफ 35 लाख, मतलब इनके पास जो पीपीई है उसका बुक वैल्यू कितना है 35 लाख, ठीक है। मतलब बेसिकली ये देखो ये ऐसे देखने में होगा, इनका एक बैलेंस शीट होगा, ये कहां पर दिखेगा ऐसे बोलो, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इनका एक बैलेंस शीट है जिसमें पीपी कितने का दिख रहा है 35 लाख, एसेट तो इधर दिखाते हैं ना 35 लाख, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या बोला है, ऑन 31 दिसंबर 2019, अच्छा ये बैलेंस शीट कब का है 31 दिसंबर 2019 का बैलेंस शीट है, यहाँ पर पीपी 35 लाख दिख रहा है। फिर बोल रहा है द बैलेंस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस एज ऑन दैट डेट वाज 3 लाख। बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस मतलब क्या, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना दिख रहा है 3 लाख, तो वो रिजर्व क्या होता है, लाइबिलिटी, तो क्रेडिट साइड मतलब इधर लाइबिलिटी साइड भी दिखेगा, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व ये भी दिख रहा है, ठीक है। सरप्लस भी लिख सकते हो, रिजर्व भी लिख सकते हो, कितने का 3 लाख का।
मतलब इनका पहले क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हुआ होगा, तभी तो ये दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है, as part of their practice of revaluing the asset on yearly basis। इसका मतलब ये लोग रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं क्योंकि ये इनका प्रैक्टिस है। Another revaluation was carried out on 31st December 2019। बोल रहे 31st December 2019 में फिर से एक रिवैल्यूएशन हुआ। Evaluate the impact of revaluation if the fair value as a result of revaluation done on 31st December 2019। यहाँ पर 3 पॉइंट दिया, मतलब हम समझाते हैं। बोल रहा है कि ये इनका सिचुएशन था, ठीक है, ये इनका दिख रहा था। अब बोल रहा है ये 35 लाख वाले एसेट को इन्होंने फिर से रिवैल्यूएशन किया। क्यों किया? फेयर वैल्यू के साथ मैचअप करने के लिए। अब फेयर वैल्यू क्या क्या दिया है? पहला केस, फेयर वैल्यू अगर 37 लाख है तो क्या इंपैक्ट आएगा, अगर 33 लाख है तो क्या इंपैक्ट आएगा, और अगर 31 लाख है तो क्या इंपैक्ट आएगा। तो पहले वाले केस में अगर फेयर वैल्यू 37 लाख है, ठीक है, तो पहला केस, ठीक है, फेयर वैल्यू कितना बोला है, 37 लाख। तो मुझे अगर फेयर वैल्यू के साथ ऐड पर करना है तो मुझे मेरे एसेट के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, एसेट तो 35 का दिख रहा है, मुझे 37 लाख बढ़ाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा बोलो, मतलब कितने से बढ़ेगा? हाँ, फिक्स्ड एसेट, मतलब यहाँ पर पीपी लिखेंगे, ठीक है, फिक्स्ड एसेट की जगह पीपी लिख लेंगे। कितने से होगा? 2 लाख, और 2 क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व, 2 रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, पहले भी देखो अपवर्ड था, अभी भी अपवर्ड हुआ ये वाले केस में, तो दोनों अपवर्ड होने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड होता है तो ही हमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया, पहला आंसर हो भी गया। ठीक है, पहला आंसर बस इतना सही हुआ। जर्नल एंट्री भी बोला था, जर्नल एंट्री भी कर लिया। अब सेकंड बोला है, देखो सेकंड बोला है अगर मार्केट वैल्यू यानी फेयर वैल्यू, देखो फेयर वैल्यू बोल रहा है 33 लाख हो गया है। अगर मान लो इस सिचुएशन के बाद फेयर वैल्यू हो जाता है 33 लाख, तब इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं, ये सब अलग अलग केस पे क्वेश्चन हुआ है। 35 लाख मेरा 33 लाख हो गया, तो एसेट का वैल्यू क्या हुआ, कितने से कम हुआ? 2 लाख। लेकिन 2 लाख कहां पर, बोलो एंट्री क्या लिखोगे? हाँ देखो, लॉस हुआ है तो पीएल में चार्ज करना चाहिए, लेकिन क्या पीएल में 2 लाख दिखा सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तो मेरे पास 3 लाख का क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो मेरा लॉस राइट ऑफ होने के बाद भी मेरे पास कितना बचेगा, 1 लाख। देखो मेरे पास 3 लाख का प्रॉफिट है इसमें अपवर्ड रिवैल्यूएशन में, सेकेंड टाइम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में 2 लाख का ही मेरा लॉस हो रहा है, तो मेरे पास प्रॉफिट जब 3 लाख का है तो 2 लाख का लॉस हम आराम से उसे राइट ऑफ कर सकते हैं। तो मुझे पीएल डेबिट करना ही नहीं पड़ेगा, हम किसको डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व को। पीएल का यूज मत करो, ठीक है, मतलब पीएल को कम मत करो, प्रॉफिट को कम नहीं करना है। रिवैल्यूएशन रिजर्व में सफिशिएंट अमाउंट है, उससे हम लोग कर सकते हैं इसे राइट ऑफ। रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीपीई, ठीक है, 2 लाख। तो यहाँ पर बैलेंस शीट फिर कैसे दिखेगा पता है, ये देखो, अगर बैलेंस शीट बोला नहीं लेकिन अगर दिखाना है, ये देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना था, 3 लाख, यहाँ से यूज हो गया है कितना, 2 लाख, तो अभी कितना बचेगा, 1 लाख। अगर ये सिचुएशन होता है ये होगा। और इस केस में अगर बैलेंस शीट बनाते हैं, बोला नहीं है दिखा देते हैं, इस केस में अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पर पीपी कितने का दिखेगा, 33 लाख, ठीक है, और यहाँ पर पीपी कितने का दिखेगा, 37 लाख, और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में था 3 लाख, और ऐड हो जाएगा कितना, 2 लाख, तो ये कितना बनेगा, 5 लाख। अगर हम लोग इस पे बैलेंस शीट भी बनाने बोलेगा तो ये ऐसे छोटा छोटा बैलेंस शीट बन जाएगा। ठीक है, और सी पॉइंट जो कि लास्ट है हम लोग का, देखो फेयर वैल्यू जो है 31 लाख, ठीक है, 31 लाख बोला है, तो 35 लाख तो था, 31 में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डाउन करना है। ठीक है, तो डाउन करने से कितने का लॉस हो रहा है, 4 लाख। अब बोलो एंट्री क्या होगा, मेरे पास पहले से इसको राइट ऑफ करने के लिए अवेलेबल अमाउंट कितना है, 3 लाख, लेकिन मेरा टोटल लॉस कितना है, 4 लाख, तो यहाँ से मुझे सपोर्ट कितने का मिलेगा, 3 लाख का, और बाकी कहां से लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, 1 लाख। ठीक है, तो फिर एंट्री कितना होगा, 1 लाख लेना पड़ेगा ना, बोलो एंट्री कितना होगा। हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट कितने से होगा, 3 लाख। यहाँ से सिर्फ 3 लाख का ही सपोर्ट मिला, बाकी नहीं मिल रहा है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 लाख पीएल से। और एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो पीपी कितने का बन जाएगा, ये कितने से कम हो रहा है, 4 लाख। और इसका अगर बैलेंस शीट बनाओगे तो ये कैसे देखने में होगा,
पीपीई मेरा दिखेगा इधर कितने का, 31 लाख का। रिवैल्यूएशन रिजर्व था कितना पहले से, 3 लाख, ठीक है। यहाँ से यूज कितना हो गया, पूरा 3 लाख, तो ये पूरा बन गया 0, और इधर पीएल डेबिट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर पीएल का डेबिट बैलेंस कितना दिखेगा, 1 लाख, तो ये नेगेटिव दिखेगा, ठीक है। पीएल का डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव। नॉर्मली इधर तो तुम लोग प्रॉफिट लिखते हो ना, मतलब कैपिटल से ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। वो तो मैंने टी शेप में दिखा दिया। कंपनी अकाउंट्स के केस में रिजर्व सरप्लस के अंडर पीएल लिखा जाता है, वो नेगेटिव में दिखा देंगे। और बाकी अगर ये नॉर्मल कोई इंडिविजुअल पर्सन का बैलेंस शीट बनता है तो उसमें पीएल कहां से लेस हो जाएगा, कैपिटल लेस पीएल हो जाएगा। जैसे कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हो, ये वाला लेस करना पड़ेगा, मतलब नेट प्रॉफिट तो कुछ होगा ना इस साल का, ये तो लॉस दिख रहा है, लेकिन बिजनेस का भी तो कुछ प्रॉफिट होगा, तो वहां पर होगा। तो बैलेंस शीट तो बोला नहीं था, हमें एंट्री करने बोला था, तो ऐसे एंट्री हमें छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो ये हम लोग का फुल्ली कंप्लीट हो गया, बस यहाँ एक क्वेश्चन बाकी है, ये वाला, ये और जो एमसीक्यू और ये है, ये कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।